स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहे थे। फिजियोलॉजी में हम लोगों ने अभी स्टडी किया है डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस, ये सारी चीज़ों की स्टडी हुई है ना। इसके बाद हम लोग डीपीडी पढ़ेंगे, है ना। डीपीडी के बाद में SIW मतलब जल विभव कहते हैं, इसे इंग्लिश में वाटर पोटेंशियल कहते हैं। तो इन सब की स्टडी करने के बाद यहाँ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। बायोलॉजी का एकमात्र ऐसा एरिया है जहाँ कुछ क्वेश्चंस पढ़े जाते हैं और हम लोगों ने डीपीडी, ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी, इन सब के रिलेशंस को हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। तो आज हम लोग डीपीडी पढ़ने जा रहे हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। एक्चुअली डीपीडी कोई अलग से चीज़ नहीं है। पहले वाटर पोटेंशियल को ही डीपीडी के जरिए पढ़ाया जाता था, लेकिन एनसीईआरटी ने डायरेक्टली डीपीडी को एक्सप्लेन नहीं किया है। पिछला जो डायग्राम था, डायग्रामेटिक ग्राफिकल जो स्टडी थी, वो भी इन डीपीडी और SIW को समझने के बाद ही और अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो नेक्स्ट डीपीडी हम स्टडी करने जा रहे हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसे हम कहते हैं डीपीडी। डीपीडी तो ये क्या है? हिंदी में हम कहें तो विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी। मतलब ये कि हम लोगों ने ये देखा था कि ऑस्मोसिस में जहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब प्योर वाटर है, तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अपनी उच्च सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर आएगा, ठीक है। लेकिन जब उसी प्योर वाटर के अंदर हम सॉल्यूट्स को ऐड करते हैं, तो सॉल्यूट्स जैसे जैसे ऐड होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर में कमी होती चली जाएगी। तो इसी को डीपीडी कहा गया है। और याद रहे, ये डीपीडी हमारी वाटर एब्जॉर्प्शन में या प्लांट वाटर रिलेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पूरा जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव है, पत्तियाँ जिस बल से मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है डीपीडी। इसे हम एसपी, सक्शन प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। एक मेयर साइंटिस्ट हुए हैं, मेयर साइंटिस्ट ने सबसे पहले डीपीडी की स्टडी की थी। तो कहने का मतलब है कि एक प्योर वाटर है, जैसे प्योर वाटर है ना, क्या प्योर वाटर, इसका डीपी क्या होगा, डीपी हाई होगा, है ना। और ये वाटर किधर की तरफ मूव करेगा, हाई डीपी टू लो डीपी। अब है सॉल्यूशन, क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो डीपी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे डिक्रीज हो जाता है? क्यों? क्योंकि जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वहाँ से वो लो की ओर मूव करेगा। अब मैं एक और यहाँ पर ख़ास बात बता देता हूँ। मतलब ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है ना। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही सॉल्यूट ऐड किए जाते हैं तो पानी की मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो एनर्जी उस सॉल्यूट के साथ रिएक्शन करने में
यूज की जाती है। तो जैसे ही प्योर वाटर में आप एक सॉल्यूट को ऐड करते हो तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है कम हो जाती है, और इसीलिए आप समझ लें कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, प्योर वाटर की ज़्यादा होगी। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स, तो इसमें सॉल्यूट्स भी हैं। तो सॉल्यूट की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल की जो फ्री एनर्जी है, या जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें लॉस होता है, उसमें कमी आती है, और उस वजह से हाई काइनेटिक एनर्जी टू लो काइनेटिक एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। और इसी को यहाँ पर एक तरीके से डिफ्यूजन भी कंसीडर किया गया है कि वाटर के मॉलिक्यूल जहाँ उनमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है वहाँ से लो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को मूव करेंगे। तो ये एक्चुअली जो डिफरेंस है वो कहलाएगा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, तो ये चीज़ कह सकते हैं। तो ये शब्द किसने दिया, इसे मेयर, कौन साइंटिस्ट हुए हैं, मेयर के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक है। शुद्ध जल में अधिक काइनेटिक एनर्जी होने से इनमें विसरण दाब डीपी अधिक होता है, जहाँ से यह कम डीपी की ओर अभिगमन करते हैं। तो ये तो हो जाता है विसरण, क्योंकि विसरण की मेन प्रोसेस ये है कि हाई डीपी टू लो डीपी। लेकिन विलेय के जल में मिलने पर विलयन का विसरण दाब कम हो जाता है। इसे डीपीडी विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। तो डिफ्यूजन प्रेशर में जो कमी आ रही है सॉल्यूट के मिलने से, डिफ्यूजन किसका हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल का। तो वाटर के मॉलिक्यूल में जैसे ही सॉल्यूट ऐड किए जाएंगे उनका जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और ये जो डिक्रीज़ होने की प्रोसेस है यही डीपीडी कहलाएगा। इसका मतलब है कि प्योर वाटर का जो डीपीडी है वो क्या होगा, वो लो होगा, क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर पिछले लेक्चर में भी हमने ये समझाया था।
तो प्योर वाटर का डीपी हाई है तो डीपीडी क्या हुआ, डीपीडी क्या हुआ, लो। इसका क्या हुआ, डीपी लो है तो डीपीडी क्या हुआ, डीपीडी इसका हाई हो गया, है ना। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, इधर से इधर, प्योर वाटर से सॉल्यूशन की ओर, हाई काइनेटिक एनर्जी टू लो काइनेटिक एनर्जी। वाटर के मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली वाटर का मूवमेंट हाई डीपी टू लो डीपीडी, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी की ओर मूवमेंट करेगा। एक बात और समझ लो, डीपीडी से कंफ्यूजन होता है तो इसके लिए एक अच्छा दिमाग में शब्द रख सकते हो, सक्शन प्रेशर, एसपी, इसे हम चूषण दाब भी कहते हैं। तो एसपी के जरिए हम बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एसपी, एसपी का मतलब है सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर। तो एक्चुअली जिस सेल के अंदर पानी का अमाउंट कम होगा उसका सक्शन प्रेशर भी ज़्यादा होगा, वो पास स्थित सेल से वाटर को बड़ी आसानी से अपनी ओर खींच सकती है। और इसी वजह से ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये डीपीडी आपको इस सेंस में समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, अब डीपीडी की जो इक्वेशन है वो क्या है, तो डीपीडी की इक्वेशन है डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो इसको एक फॉर्मूला के जरिए स्टडी करते हैं, इसे पढ़ते हैं, इसे डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर में जो डिफरेंस आता है एक सेल में, उसे एक्चुअली यहाँ डीपीडी कंसीडर किया जाता है। तो हम इसे इस फॉर्मूला के जरिए स्टडी करते हैं, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर में जो वेरिएबिलिटी आती है, डिफरेंस आता है, वही एक्चुअली डीपीडी को डिनोट करता है ना। तो डेफिनेशन एक और बनाई जा सकती है कि विसरण दाब न्यूनता को हम ऑस्मोटिक प्रेशर तथा टर्गर प्रेशर के अंतर के आधार पर भी अध्ययन कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम इसे समझ सकते हैं। क्लियर, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। याद करो, ओपी और टीपी की हम ऑलरेडी पहले से स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ दोबारा से स्टडी इसकी करने की ज़रूरत अभी नहीं है। अच्छा, डीपीडी को हमेशा पॉजिटिव साइन से दर्शाया जाता है। डीपीडी को धनात्मक रूप में अध्ययन करते हैं, ये पॉजिटिव में आता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ याद रखना। जबकि हम साई डब्ल्यू को देखते हैं तो साई डब्ल्यू इसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है और साई डब्ल्यू निगेटिव होता है। तो ये कंपैरिजन हम तब करेंगे जब हम साई डब्ल्यू की स्टडी कर रहे होंगे, है ना। अब हम डीपीडी को समझाने के लिए, चूँकि ये एनसीईआरटी में एज इट इज़ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि साई डब्ल्यू जल विभव को ही पहले डीपीडी के रूप में कंसिडर किया जाता था। अच्छा जी, एक हम 3 विभिन्न अवस्थाओं की स्टडी कर रहे हैं। देखो, कोई भी सेल 3 स्टेज में रह सकती है, प्लांट सेल खास तौर से। एक फुल्ली टर्जिड सेल होगी, दूसरी नॉर्मल सेल हो सकती है, तीसरी प्लाज्मोलाइज सेल होती है। नेचर की कोई भी सेल, प्लांट सेल, इन्हीं 3 अवस्थाओं के बीच में होगी। तो हमारे जो भी फर्दर क्वेश्चंस आएंगे
वो इन तीनों स्टेज के बीच में ही कहीं आपको मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि विभिन्न कोशिकाओं का डीपीडी, जैसे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है फूली हुई कोशिका का डीपीडी मान, डीपीडी वैल्यू इन फुल्ली टर्जिड सेल, फुल्ली टर्जिड सेल, फुल्ली टर्जिड सेल का डीपीडी मान कितना होगा? तो यह 0 होता है। कितना होता है? डीपीडी मान फुल्ली टर्जिड सेल में 0 होता है। कितना होता है? यह है 0। माना जाता है। कैसे माना जाता है? तो मैं एक काल्पनिक आपको डिजिट दे रहा हूँ, उसके बेसिस पर हम इसको समझेंगे, है ना। जैसे मान के चलो इसका ओपी है 12, इसका टीपी है 12, ठीक है। तो फुल्ली टर्जिड ओपी इज इक्वल टू 12, टीपी इज इक्वल टू 12। तो अगर अपन फॉर्मूले के अंदर रखें डीपीडी इज इक्वल टू 12 माइनस 12, तो कितना आएगा? डीपीडी या फिर एसपी कितना आया? एसपी यहाँ कितना होगा? 0। तो फुल्ली टर्जिड सेल के लिए ये डिजिट याद रखो, आपको ये डिजिट्स वहाँ पर दी रहेंगी क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको इसी तरीके से इनको सॉल्व करना है। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर, डीपीडी वैल्यू इन नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में डीपीडी वैल्यू क्या होगी? तो देखो, नॉर्मल सेल में फुल्ली टर्जिड सेल के रेस्पेक्ट में वाटर का अमाउंट कम होगा, तो वाटर का अमाउंट कम होने का मतलब है कि उस सेल का टर्गर प्रेशर भी कम होगा। भाई जिसमें जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर उसमें टर्गर प्रेशर होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो टर्गर प्रेशर हमने लिया है, क्योंकि फुल्ली टर्जिड सेल थी, फुल्ली टर्जिड सेल का टर्गर प्रेशर मैक्सिमम होगा, क्योंकि ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा वो सेल स्वेलअप होगी ना, वॉल पर, सेल वॉल पर ज़्यादा प्रेशर डालेगी, तो इसका टर्गर प्रेशर रेस्पेक्टिवली कम होगा। ओपी एक्चुअली सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में स्टडी होता है, याद करो। अब अगर ऑस्मोसिस हो रही है तो एक सेल से नॉर्मली सॉल्यूट का कंसंट्रेशन न तो बाहर जाता है न नॉर्मली बाहर से अंदर आता है। तो उस हिसाब से हम देखें तो ये क्या होगा, देखते हैं। इसमें ओपी रख लेते हैं मान के चलो 12 और टीपी मानते हैं हम लोग 10। चलो, क्यों? क्योंकि फुल्ली टर्जिड सेल का वो 12 था, तो जाहिर सी बात है इसका टर्गर प्रेशर थोड़ा सा बिलो द फुल्ली टर्जिड सेल होगा, तो हमने 10 रख लिया। अब इस फॉर्मूले में अगर आप रखते हैं तो डीपीडी इज इक्वल टू क्या होगा? 12 माइनस 10, तो ये डीपीडी कितना आ गया? डीपीडी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इन दोनों सेल का कंपैरिजन करें तो इसमें डीपीडी 0 है, इसमें डीपीडी क्या हो गया? 2, यानी कि सक्शन प्रेशर किसका ज़्यादा है? इसका। तो जो नॉर्मल सेल है, अगर फुल्ली टर्जिड सेल और नॉर्मल सेल को आपस में जोड़ दिया जाए तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? वाटर का मूवमेंट, जैसे चलो इन्हीं के रेस्पेक्ट में अगर हम स्टडी करते हैं, जैसे दो सेल है, क्लियर, ये एक फुल्ली टर्जिड सेल है और एक छोटी सी सेल है जो नॉर्मल सेल कह सकते हैं। तो ये ए है, ये बी है, ये है फुल्ली टर्जिड सेल, ठीक है, और ये है नॉर्मल सेल, फुल्ली टर्जिड सेल
एंड नॉर्मल सेल। अब इनकी वैल्यू अगर इसमें रखी जाए तो इसका डीपीडी कितना है, डीपीडी या एसपी ये है 0 और इसका डीपीडी क्या है या एसपी क्या है, इसका निकल कर आया है 2। तो जाहिर सी बात है इसका सक्शन प्रेशर ज़्यादा है, इसके पानी इसमें वाटर कम है, तो वाटर का मूवमेंट A to V हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सक्शन प्रेशर है वो है ही नहीं, मतलब जिसके पास मैक्सिमम वाटर होगा उसके पास सक्शन प्रेशर, वो और पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जैसे हम इसी को लें, इसी को, ये एक थर्माकोल का गत्ता है, इसे अगर हम पानी में कंप्लीटली डुबो दें और उसके बाद में हम किसी फैले हुए पानी पर इसे रखें तो क्या यह पानी को एब्जॉर्ब करेगा? नहीं। इसका मतलब है इसके पास मैक्सिमम वाटर है। हाँ, अगर ड्राई कंडीशन में अगर अपन किसी पानी पर रखते हैं तो ये सक्शन प्रेशर के ज़रिए वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि जहाँ पानी कम है यानी कि ड्राई कंडीशन है तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और अगर ड्राई कंडीशन नहीं है उसमें मैक्सिमम वाटर है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो वैसे ही है, फुल्ली टर्जिड सेल में मैक्सिमम पानी है तो यहाँ से ये नॉर्मल सेल की ओर मूवमेंट करेगा। तो डीपीडी के रेस्पेक्ट में हमें इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब एक और कंडीशन होती है 3, डीपीडी वैल्यू इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डीपीडी की वैल्यू होती है वो और भी ख़तरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। इसमें टीपी, याद करो, प्लाज्मोलाइज्ड सेल का जो टर्गर प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो होता है -9। ठीक है, उस ग्राफ को याद करो। तो अगर अपन कहें कि OP 12 है, TP इसमें क्या हो रहा है, TP -2 है, तो DPD इक्वल टू क्या होगा, OP माइनस TP, तो 12 -2, तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक्चुअली हो जाएंगे, ये DPD वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये DPD वैल्यू हो जाएगी 14। कितनी हो जाएगी, 14। मतलब इसका SP सबसे ज़्यादा है सक्शन प्रेशर, इसका DPD सबसे हाई है। इसका मतलब है इसके पास वाटर मिनिमम अमाउंट में है प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। ठीक है, तो अगर फुल्ली टर्जिड सेल और प्लाज्मोलाइज्ड सेल को आपस में रख दिया जाए तो वाटर क्या करे, वाटर का सक्शन कौन करेगा, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। बड़ी तेज़ी से फुल्ली टर्जिड सेल से वो वाटर को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये मैंने 3 स्टेज आपको बताई है। इन्हीं 3 स्टेज में सेल किसी न किसी एक स्टेज में स्टैंड करेगी और उसके रेस्पेक्ट में हम लोग इनकी स्टडी करते हैं। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस के बगैर हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो तभी हम ये अच्छे से समझ पाएंगे और तभी हम वाटर के मूवमेंट को समझ सकते हैं। ऐसे तो नेक्स्ट एक इमेजिनेशन वैल्यू ले लेते हैं। उसके रेस्पेक्ट में हम इसकी स्टडी करते हैं। क्वेश्चन है, which is correct direction of water movement in 2 plant cell A and B। A and B में राइट डायरेक्शन को आपको समझना है। अब जैसे मान के चलो कि हमने एक प्लांट सेल ली है, ठीक है, ये एक प्लांट सेल है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ये A सेल है और ये है B सेल।
क्योंकि प्लांट में ज़्यादातर सेल आपस में अटैच्ड फॉर्म में होती है। तो ये ए है और ये बी सेल है। अब हम देखें कि यहाँ पर सपोज OP है 30, TP है 15। सरल से इक्वेशन से बताता हूँ। इसमें OP मान लो 20 है, इसमें TP मान लेते हैं 15। ठीक है, ऐसे आपको इमेजिनेशन के बेसिस पर इसमें कुछ डिजिट आपको दे दी जाएंगे। तो हम देख पाएंगे कि इसका DPD क्या हुआ, DPD इज इक्वल टू क्या हुआ 15। इसका DPD कितना हुआ, DPD इज इक्वल टू इसमें आया 5। तो ऑब्वियसली आपको ऐसे सॉल्व करना है कि जिसका DPD ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज, उसका SP ज़्यादा होगा, सक्शन प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, तो वाटर मूवमेंट होगा, तो आंसर अपना क्या आएगा, आंसर होगा B/A। तो ये हम राइट आंसर मानेंगे, मतलब B से A की ओर ये वाटर का मूवमेंट हमें नजर आएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन पर बात करें, ये क्वेश्चन, सिलेक्ट राइट डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट in following plant cells। जो नीचे दी गई प्लांट सेल हैं उनमें आपको इनके मूवमेंट के डायरेक्शन को स्टडी करना है। सपोज ये एक प्लांट सेल है कुछ इस तरीके से, और दूसरी प्लांट सेल यहाँ है, ये तीसरी प्लांट सेल इस जगह। क्लियर। अब ये ABC 3 सेल हैं, वन इज A, B एंड C। अब इसका OP मान क्या है 15, इसका TP क्या है 10, OP है सपोज 20, TP है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में इनको समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम चीज़ों को समझ लें, उसके बाद तो उसकी जो फर्दर स्टेज होती है उसमें जाते हैं। तो ये मान के चलो 10, इसमें OP है क्या, OP इज इक्वल टू मान के चलो 17 है, और इसका TP है 10। तो सोचो इनका DPD क्या है, तो DPD हो गया कितना, DPD क्या हुआ 5, इसका DPD क्या हुआ 10, इसका DPD क्या हुआ 7। तो वाटर के मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, समझिए। यहाँ सबसे ज़्यादा SP इसका है, सक्शन प्रेशर। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में चलेगा, मतलब पानी इससे इसमें आएगा, इससे भी इसमें आएगा, और इससे भी इसमें आएगा। तो इसका जो आंसर बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर कुछ इस तरीके से होगा कि A, B एंड C। तो वाटर का डायरेक्शन कुछ आपको ऐसे नज़र आ रहा है। इज़ दैट क्लियर। तो इस टाइप के आंसर्स भी ऑप्शन में बनाए जाएंगे, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि विच इज़ द राइट डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट इन प्लांट सेल। अगर हम इस तरीके से स्टडी कर लेते हैं
तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर एक रूट से किस तरीके से वाटर उसके कॉर्डेक्स में जाता है, फिर किस तरीके से एंडोडर्मिस में पहुंचता है, किस तरीके से पेरिसाइकिल में जाता है, और किस तरीके से ये वाटर फर्दर जाइलम और फिर पत्तियों की ओर मूवमेंट करता है, क्योंकि आगे चल के हमें इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी करनी है। क्लियर? तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। इस टाइप के अपने मॉड्यूल में कई क्वेश्चंस हैं, और जब ये जनरल स्टडीज फिनिश होगी तब हम और क्वेश्चन इनके एक साथ करेंगे। क्लियर? अब हम इससे आगे चलते हैं, वो है साई डब्ल्यू। क्या है? साई डब्ल्यू। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं वाटर पोटेंशियल के। तो नेक्स्ट हेडिंग है वाटर पोटेंशियल, साई डब्ल्यू। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो हम अच्छे से समझेंगे। साई डब्ल्यू और डीपीडी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। अच्छे से थोड़ा सा भी समझ में आ जाएगा तो हम बड़े आराम से इसको दिमाग में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, इसे हम साई डब्ल्यू से दर्शाते हैं। इसी को हम कहते हैं जल विभव। क्या कहेंगे? जल विभव, वाटर पोटेंशियल। साई डब्ल्यू से इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे स्टडीड बाय टाइलर एंड स्लेटियर। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे स्टडी किया था, टेलर एंड स्लेटियर। ऐसे। अच्छा, अब ये है क्या, इसे समझ लो। एक्चुअली ये जो स्टडी है वो वाटर मॉलिक्यूल के फ्री एनर्जी के बेसिस पर है। ठीक है, एक बात ओवरऑल समझ लें, हमने डिफ्यूजन पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ी और डीपीडी पढ़ा। इसके बाद में है साई डब्ल्यू, और फिर हम एक इम्बाइबिशन हेडिंग पढ़ेंगे। ये पांचों प्रोसेस के जरिए ये बात समझने की कोशिश की जाती है कि हाउ वाटर मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। एक प्लांट सेल से दूसरी प्लांट सेल में किस तरीके से पानी का मूवमेंट होता है। लेकिन याद रहे, अगर ए से वाटर बी में डिफ्यूजन के जरिए हो रहा है मूवमेंट, तो पांचों प्रोसेस के जरिए डायरेक्शन वाटर का सेम ही रहेगा, कंसेप्ट अलग अलग है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट लिया गया है वो वाटर के मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी के बेसिस पर लिया गया है। फ्री एनर्जी का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो समझिए, कह सकते हैं इस प्रक्रिया में कोशिकाओं के मध्य जल अभिगमन को जल के अणुओं
की काइनेटिक एनर्जी कह लो या मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी, या फिर हम इसी को काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर स्टडी कर सकते हैं। के अंतर आधार पर अध्ययन करते हैं यानी कि कहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, कहाँ वाटर मॉलिक्यूल की जो फ्री एनर्जी है वो ज़्यादा है। तो जहाँ सॉल्यूट कम होंगे वहाँ वाटर के मॉलिक्यूल की जो फ्री एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, और जैसे ही सॉल्यूट आप ऐड करोगे वाटर के मॉलिक्यूल की जो फ्री एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो उसी बेसिस पर समझें। अच्छा, जल विभव को साई W द्वारा दर्शाया जाता है और इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई पास्कल, क्या? पास्कल मानी जाती तो बात ये हुई। तो फिर साई W हुआ क्या? तो साई W एक्चुअली अगर हम सिंपल डेफिनेशन दें आपको, तो साई W की एक इक्वेशन के बेसिस पर स्टडी की जा सकती है। साई W इज इक्वल टू, बड़े ध्यान समझना इसको, साई W इज इक्वल टू ये शुद्ध जल में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा मतलब फ्री एनर्जी। प्योर वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल का जो फ्री एनर्जी है वहाँ से डिफरेंस किसमें? विलियन में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का जो डिफरेंस है वही वास्तव में साई W के द्वारा स्टडी किया जाता है। मतलब शुद्ध जल में जल के अणुओं का जो फ्री एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तथा विलियन के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कहीं ना कहीं साई W के द्वारा दर्शाया जाता है या प्रदर्शित होता है। तो जहाँ फ्री एनर्जी है मैक्सिमम वाटर के मॉलिक्यूल की, वहाँ से वो कम की ओर पास आउट होंगे। नेचर का नियम भी है, कोई भी मूवमेंट हमेशा क्या होता है? हाई एनर्जी टू लो एनर्जी मूवमेंट होता है। ये हम हर जगह समझ सकते हैं, स्टडी कर भी सकते हैं। अच्छा जी, अब है इसमें NCERT की कुछ बातें। मतलब कहा गया है कि
एक निश्चित तापमान और निश्चित दाब पर जल विभव को विलेय विभव psi s तथा दाब विभव, इसे हम psi p या प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो कह सकते हैं psi w को विलेय विभव मतलब psi s तथा दाब विभव मतलब psi p के द्वारा निश्चित ताप एवं दाब पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। मतलब psi s सॉल्यूट पोटेंशियल और दाब विभव मतलब जिसे हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। तो psi w की जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली है क्या? एनसीईआरटी ने जो दी है वो तो इतना ही है, लेकिन एक्चुअली और भी थोड़ा डिटेल में जाएं तो कहा जाता है psi w इज इक्वल टू होता है psi g प्लस psi m प्लस psi s प्लस psi p। तो ये सब कौन है? इसके बेसिस पे पढ़ा जाता है। तो यहाँ आप समझ सकते हो psi g का मतलब होता है गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विभव, और तथा ये psi m कौन है? psi m का मतलब है मैट्रिक्स पोटेंशियल मतलब जीव द्रव्यीय विभव, जीव द्रव्यीय विभव को समान कोशिका के लिए स्थिर माना जाता है, निश्चित माना जाता है। अतः इन्हें निग्लिजिबल कर दिया जाता है। यहाँ से समझ लो, दो प्लांट सेल हैं, उन पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो भी सेम ही होगा, क्योंकि प्लांट सेल दोनों हुए तो सेम ही। और लगभग दो प्लांट सेल के अंदर जो जीवद्रव्य है, मैट्रिक्स है, उसमें सेल ऑर्गेनेल है, जितना भी कंटेंट है वो लगभग सेम ही होता है। इसलिए यहाँ पर मैट्रिक्स पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कांस्टेंट माना गया है, स्थिर माना जाता है। उनका वाटर मूवमेंट में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। वाटर मूवमेंट का जो रोल होता है उसे डिटरमाइन करता है सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो इसलिए फॉर्मूला फाइनली क्या बच जाता है? इसीलिए क्या होता है? psi w इज इक्वल टू psi s प्लस psi p। ये हमारे पास फॉर्मूला बच जाता है और इसी को ये लाइनें एक्सप्लेन कर रही हैं। एनसीईआरटी ने इन्हीं लाइनों को हमें एक्सप्लेन किया है और यही फॉर्मूला एनसीईआरटी ने लिखा भी है। ये चीज़ क्लियर? अब यहाँ से आगे हम कुछ और बातें करते हैं और ख़ास तौर से
हम यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टडी है, ध्यान देना। हम यहाँ पर इस साई एस और साई पी इनको समझना चाहेंगे। पिछले लेक्चर में हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये सब चीज़ें क्या है। तो पिछला लेक्चर जो 42 है और 43, इन दोनों को एक बार दोबारा से साथ साथ में समझना है। तो अब हम समझना चाहेंगे विलेय विभव। क्या? विलेय विभव। विलेय विभव को क्या कहोगे? सॉल्यूट पोटेंशियल। ये, और इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं साई एस से। ये साई एस है। अब आप सोचो, शुद्ध जल का जो वाटर पोटेंशियल है वो होता है कितना? वो होता है 0। ध्यान से समझना, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम विच इज 0। मैक्सिमम भी है और 0 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम प्योर वाटर में वाटर सॉल्यूट को ऐड करेंगे, वैसे ही क्या होने जा रहा है? वैसे ही जो जल विभव है साई डब्ल्यू है वो माइनस में चला जाएगा। और इसलिए साई डब्ल्यू को हमेशा मोस्टली कंडीशंस में हम नेगेटिव में स्टडी करते हैं, जबकि डीपीडी को हमने किस में स्टडी किया था? पॉजिटिव में। इसलिए तो कहा जाता है कि साई डब्ल्यू एंड डीपीडी यानी कि वाटर पोटेंशियल एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट आर ऑलवेज इक्वल बट रिप्रेजेंट इन अपोजिट साइन। साई डब्ल्यू डीपीडी बराबर है लेकिन वो अपोजिट साइन से दर्शाए जाते हैं। ये हम आगे समझने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं शुद्ध जल का जल विभव मतलब साई डब्ल्यू अधिकतम होता है। अधिकतम होता है जो 0 माना जाता है। लेकिन जैसे ही इसमें विलेय को मिलाया जाता है, वैसे ही साई डब्ल्यू नेगेटिव हो जाता है। वैसे ही क्या होगा? ये नेगेटिव में चला जाएगा। भाई मैक्सिमम कितना है? 0। जैसे ही आप सॉल्यूट डालोगे उसकी जो फ्री एनर्जी है वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी का मतलब है नेगेटिव में चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, इसलिए विशिष्ट परिस्थितियों में साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस माना जाता है। ऐसे तो ये सॉल्यूट के बेसिस पर स्टडी होती है, ऐसा कहा गया एनसीईआरटी के जरिए। अब ये चीज़ है ना,
सॉल्यूट अगर जीरो हो जाएंगे तो साई डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। सॉल्यूट जैसे ही ऐड करोगे साई डब्ल्यू भी माइनस में चला जाएगा, है ना, ये चीज़। अब तो साई एस को हम किस में अध्ययन करते हैं? निगेटिव में अध्ययन किया जाता है। तो कह सकते हैं साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल को निगेटिव अध्ययन किया जाता है, याद रखना। अब दूसरा क्या है? प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव। प्रेशर पोटेंशियल मतलब साई पी। तो साई पी का मतलब सीधा सीधा है टर्गर प्रेशर से। जैसे ही एक सेल में वाटर की एंट्री होती है प्रेशर पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब टर्गर प्रेशर बढ़ता है। तो इसे हम क्या करते हैं? धनात्मक साइन से दर्शाते हैं। तो कह सकते हैं यह जल स्थैतिक बल मतलब हाइड्रोस्टैटिक स्थैतिक बल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को दर्शाता है। ठीक है। तो जल का जैसे ही सेल में एंट्री होगी साई पी बढ़ेगा, अर्थात जल के कोशिका में प्रविष्ट होने पर साई पी बढ़ता है। इसे पॉजिटिव रूप में अध्ययन करते हैं। अपवाद क्या है? अपवाद है प्लाज्मोलाइज सेल, वहाँ ये निगेटिव हो जाता है। अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ साई एस को हम निगेटिव में और साई पी को पॉजिटिव में अध्ययन करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम किसी जगह पर वाटर को ऐड करेंगे तो जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा, है ना। अब हम वही 3 कंडीशंस के बेसिस पर इसे स्टडी करेंगे: फुली टर्जिड सेल, नॉर्मल प्लांट सेल एंड प्लाज्मोलाइज सेल। तो जैसा हमने वहाँ देखा था वैसे ही यहाँ समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, तो समझें। अच्छा, यहाँ एक बात और समझ लेते हैं। क्या? जो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, वो क्या था? वो ये था डीपीडी हमेशा साई डब्ल्यू, इसे हम माइनस पाई भी कहते हैं, कि समान होता है। लेकिन विपरीत चिन्ह द्वारा
दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो इस लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? इस लैंग्वेज का मतलब हुआ कि dPd इज इक्वल टू क्या, माइनस साई डब्ल्यू या फिर माइनस पाई। तो ये लाइन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इसको स्पष्ट कर लें तो कैसे, देख लो। dPd इज इक्वल टू क्या था? dPd इज इक्वल टू था OP माइनस TP, ठीक है। और आपका साई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है? इसमें है साई S प्लस साई P। तो सोचो यहाँ पर ये फॉर्मूले हैं, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बट दे आर अपोजिट इन साइन। ये प्लस में है तो ये माइनस में है। अपन इसे माइनस में स्टडी करते हैं, ये प्लस में आता है, तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि dPd, और अभी और आपको स्पष्ट हो जाएगा ये जब हम फुल्ली टर्जिड सेल में बात करेंगे, है ना। तो देखें ज़रा आगे इसी को समझते हैं। तो 3 कंडीशन में हम स्टडी करें, साई डब्ल्यू इन फुल्ली टर्जिड सेल, साई डब्ल्यू इन नॉर्मल सेल एंड साई डब्ल्यू इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्लियर? ऐसे तो वही 3 कंडीशन। जैसे फर्स्ट कंडीशन, साई डब्ल्यू इन फुल्ली टर्जिड सेल। फुली टर्जिड सेल में मान क्या होगा? तो फुली टर्जिड सेल में रख लो साई S इज इक्वल टू 12, ठीक है, और साई P इज इक्वल टू रख लो 12। तो सॉल्यूट इसका फॉर्मूला क्या है? साई W इज इक्वल टू साई S प्लस साई P। तो अपन साई S को किस में रखते हैं? माइनस में, प्लस 12 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो फुल्ली टर्जिड सेल का साई डब्ल्यू इन फुल्ली टर्जिड सेल, पूर्ण स्फीत कोशिका में जो साई डब्ल्यू का वैल्यू होगा, मान होगा, वो 0 होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या? साई डब्ल्यू इन नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल, है ना। मैं वही डिजिट रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसे आपको समझना है कि साई डब्ल्यू और dPd किसी भी सेल का लगभग सेम होगा। इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर हम इससे ज़रा सा भी चीज़ों को समझ नहीं पाए तो वैसी कंडीशन में फिर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल सेल में हम देखें साई S इज इक्वल टू क्या? 12, साई P इज इक्वल टू, प्रेशर थोड़ा सा कम होगा इसका, 10 मान लो। तो साई W इज इक्वल टू क्या हुआ? साई ये हुआ -12 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हुआ? -2। कितना आया? -2। याद करो नॉर्मल सेल का वहाँ पर पॉजिटिव आया था dPd में, है ना। अब हम एक कंडीशन और देख लेते हैं, कौन सी? के साई डब्ल्यू इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल मतलब जीव द्रव्य कुंचन कोशिका में साई डब्ल्यू क्या होगा? तो इसमें हम देखें कि साई S इज इक्वल टू 12, तो साई P क्या होगा? ये निगेटिव में चला जाएगा, है ना। अब आप देखो तो साई W इज इक्वल टू क्या? -12 -2, तो कितना आ जाएगा? साई W इज इक्वल टू -40। यानी कि सबसे ज़्यादा सबसे जो कम है वो साई डब्ल्यू है प्लाज्मोलाइज्ड सेल का। फिर वही मतलब निकल आया, वहाँ प्लस में 14 था, यहाँ माइनस में 14। तो ये चीज़। अब आप समझोगे आगे जो मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ इसमें आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ पाओगे कि आखिर हमने ये बात
बताई है तो उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे आती है, या आपकी यूटिलिटी, आपके लिए इसकी यूटिलिटी क्या है, आप इसे कैसे अप्लाई करोगे डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर। तो ज़रा देखें, जैसे क्वेश्चन विच इज वाटर मूवमेंट meant in following plant cell। 3 प्लांट सेल हम दे रहे हैं। अब इसमें वाटर मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, इसे समझें। जैसे मान के चलो कि एक सेल ये है, ठीक, ऐसे, दूसरी सेल ये है कुछ इस तरीके से, एंड थर्ड सेल इज दिस वन। तो क्या, सेल ए, सेल बी एंड सेल सी। तो ए है, दिस इज बी, दिस इज सी। अब हम देखें, मान के चलो कि हम यहाँ साई एस इज इक्वल टू ले लेते हैं 15, साई पी ले लेते हैं 10, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ले लिया ओ पी 20 और टी पी ले ली इसमें 5, कितना, 5। यहाँ पर क्या ले लिया, ओ पी इज इक्वल टू 25 और टी पी इज इक्वल टू हमने ले लिया 10, ठीक है। तो ज़रा समझिए, वाटर के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है क्या होगा। ऐसी कंडीशन आपके सामने आ सकती है, ऐसे। तो आप देखें, इसका जो साई डब्ल्यू आया वो कितना आया, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू 5। इसका साई डब्ल्यू, इसका डी पी डी होगा, डी पी डी इज इक्वल टू होगा 15। अब इसका क्या होना चाहिए, इसका डी पी डी होगा आपका 15, कितना, यस 15। तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो ये है सपोज 12, तो ये कितना हो जाएगा 13, है ना, ये 13। अब आप देखो, वाटर के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, है ना। यहाँ तो आपके पास साई डब्ल्यू है, यहाँ डी पी डी है, यहाँ पर डी पी डी है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, चाहे तो आप इनको साई डब्ल्यू समझ लो, इनको साई डब्ल्यू समझ लो, है ना। साई डब्ल्यू समझोगे तो ये किस में चला जाएगा, निगेटिव में। किस में चला जाएगा, ये -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5, -5। और ये किस में है, पॉजिटिव में। तो अल्टीमेटली बात ये है कि अगर हमें डीपीडी के रिस्पेक्ट में पढ़ना है तो इसे भी डीपीडी मान लो, तो फिर ये जो -5 है वो क्या हो जाएगा, +5 में चला जाएगा। तो उसके हिसाब से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो वाटर का डायरेक्शन होगा वो ए से बी में होगा, और आपकी जो सी सेल है उससे भी बी की ओर होगा। तो ये इसका आंसर माना जाएगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लैरिफाई हो रही होंगी, है ना। ओके, अब हम फाइनल एक लास्ट क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड और समझाते हैं। तो वो उसमें हम क्या है, थोड़ा मेजॉरिटी में सेल्स ले रहे हैं, ऐसे। जैसे मान के चलो, अब हम टिश्यू के बेसिस पर स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग cells and
and select right direction of water movement. जल की सही जो दिशा है उसको चयनित करें। अब मान के चलो कि ये एक सेल है, ठीक है, ये इसकी दूसरी सेल, ठीक है, और ये इसकी तीसरी चौथी सेल, कुछ इस तरीके से। ध्यान समझना, क्योंकि इसका समझ में आना ज़रूरी है। अब जैसे मान के चलो इसका ये ए सेल है, ये बी सेल है, सी है एंड डी। इसका ओपी है अपना 15, टीपी है 10, इसका ओपी है 20, इसका टीपी है आपका 15, ओपी मान के चलो कि ये 10 है, इसका टीपी है 5, इसका ओपी है 25, टीपी है आपका 20। सोचो वाटर के मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। कायदे से आप जब ध्यान से देखोगे तो इसमें सबका डीपीडी कितना आ रहा है, सबका डीपीडी 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि सबका सक्शन प्रेशर इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में वाटर का मूवमेंट कहीं नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब हम क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, if TP of cell A increase 12 from 10, then water direction will be, क्या होगा। अगर हम इस टीपी को 10 से 12 कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ अपन ने इसका टीपी कितना कर दिया, 12, है ना। तो 12 करने पर इसका जो डीपीडी है वो कितना हो जाएगा, डीपीडी इसका 3 हो जाएगा, इसका कितना है 5, इसका कितना है 5, इसका कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ सक्शन प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब है वाटर पहले आपके बी और सी सेल में आएगा और फाइनली आपका जो वाटर है वो डी तक पहुँच जाएगा। तो कह सकते हैं वाटर कहाँ से गया, वाटर बी एंड सी एंड अल्टीमेटली डी। तो आंसर इस तरीके से हम इसमें स्टडी करेंगे। क्लियर, कुछ ऐसे ए से बी सी एंड फाइनली डी में वाटर का मूवमेंट हुआ। अगर ये बात हम समझ लेते हैं तो हम अब आगे प्लांट के अंदर किस तरीके से रूट के ज़रिए जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो अल्टीमेटली जाइलम तक जाता है और जाइलम से किस तरीके से वो वाटर शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द लीव्स। तो वो सारी बातें हम यहाँ पर समझ सकते हैं। क्लियर, इससे रिलेटेड मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं आप उनकी एक बार प्रैक्टिस करें, समझें, और फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।